आज की कक्षा में हम पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का परिचय जानेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा में इस पर कई प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन हम सभी के लिए आवश्यक है। रेवा तट 27वां समय है जिसको महाकवि चंद बरदाई ने लिखा है। रेवा तट का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन है। गौरी को जब पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा तट यानी नर्मदा नदी के तट पर वन में मृगया यानी आखेट मग्न है, सुनकर शहाबुद्दीन का अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। किंतु चौहान उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर गौरी को बंदी बना लेता है। जब देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया तब कवियों ने महाराज का यशगान किया। सामंतनाथ पृथ्वीराज से चामुंडराय दाहिम, जो कि उनके सेनापति थे, ने कहा कि रेवा तट पर 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, आप उनका शिकार खेलने चलें। इस प्रस्ताव का अधिक अंश युद्ध का वर्णन दिखाई देता है। चामुंडराय चौहान का सेनापति है जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। चामुंडराय ने ही चौहान से रेवा तट पर शिकार करने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े दांत वाले बहुत से ऐरावत हाथी और सिंह पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं। यह सुनकर चौहान रेवा तट की ओर प्रस्थान कर देते हैं। रेवा तट पर चौहान को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। ये पत्र किसका था? ये पत्र पुंडीर का था। पुंडीर का पत्र पढ़कर चौहान लाहौर की तरफ बढ़ गए। चौहान ने सभी सामंतों से गौरी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया। पुंडीर ने गौरी को रोकने के लिए लाहौर में अपनी सेना तैयार कर ली, लेकिन पुंडीर को गौरी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद चौहान के दूतों ने बताया कि गौरी का सेनापति तातार मारूफ खां लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर है। यह सुनकर चौहान क्रोधित हुए और गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। आपके लिए याद करने लायक एक नाम है गौरी का सेनापति तातार मारूफ खां। इसके विषय में अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है। 4 दिन तक युद्ध चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी, ये भी नाम आपको याद करना होगा कि चौहान का योद्धा कौन था? गुज्जर रघुवंशी, जिसने गौरी को कैद कर लिया। रघुवंशी राम, उस गुज्जर रघुवंशी राम, ये उसका पूरा नाम है। इसने गौरी को कैद कर लिया। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। 1 माह 3 दिन तक वो चौहान की कैद में रहा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने समय तक गौरी चौहान की कैद में रहा, यानी 1 माह 3 दिन तक। 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गज मुक्ता और अनेक माणिक्य लेकर चौहान ने बड़े धूमधाम से गौरी को विदा कर दिया। अब हम यहाँ पर ये जो रेवा तट है इसके नामकरण का महत्व स्पष्ट करेंगे। इसी को हमें जानना है कि रेवा तट को हम रेवा तट क्यों कहते हैं। रेवा तट अंश पृथ्वीराज रासो का समय है, समय यानी अंश है, समय या सर्ग है, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। कहा जाता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज का सखा, सामंत और राजमंत्री था।
पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग हैं। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रामाणिक माना है जिसका प्रारंभ शुक शुकी संवाद से हुआ है। उनका प्रमुख तर्क यह है कि आदिकाल में प्रचलित संवाद शैली में ही पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। इस आधार पर केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणित मानते हैं, जिसमें रेवा तट समय कहीं नहीं है। रेवा तट समय में पृथ्वीराज ने रेवा यानी नर्मदा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध गोरी से किया उसका वर्णन किया गया है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का डिटेल से यानी विस्तार से वर्णन किया गया है। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा यानी नर्मदा तट के समीप वन में आखेटरत हैं, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर उसे बंदी बना लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का ही वर्णन अधिकतर किया गया है। इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन है और यहाँ पर रेवा तट यानी नर्मदा के किनारे पर पृथ्वीराज शिकार के लिए गए थे। संभवतः इसीलिए यह बात विद्वान उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेटरत होना तथा शहाबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती हैं। यहाँ तक हमने रेवा तट का परिचय शॉर्ट में देखा, उसके बाद शीर्षक की सार्थकता यानी कि नामकरण को देखा। अब हम यहाँ पर रेवा तट सर्ग की कथा को बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। यानी जब सेनापति चामंड राय देवगिरी को जीतने के बाद लौटे थे तो वहाँ के कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का यशोगान किया। एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिवजी ने तिलक किया था, जिसका ऐरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथिनी प्रदान की थी, उसी की औलाद रेवा तट पर फैल गई है। वहाँ 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर उनका शिकार खेलने चलें। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन हाथी पृथ्वी पर कैसे आ गए। कवि चंद बरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला हुआ था। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घ तपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए और मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था। उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे। हमें यहाँ पर पाल काव्य ऋषि का नाम याद रखना पड़ेगा, जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथियों से अत्यंत प्रीति
किस ऋषि की थी? तो यहाँ पर हम पालकाव्य का नाम बताएंगे। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था? कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि को घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए और मुनि को छलने, उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा नामक अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए यति मुनि का वीर्यपात हो गया, जिसे हथिनी ने खा लिया और पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। पालकाव्य ऋषि और वे श्रापित हाथी एक दूसरे से बेहद प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा राजा उस वन में शिकार खेलने के लिए आया था जो कि हाथियों को पकड़कर अपनी नगरी ले गया था? नगरी का नाम हमें बताना होगा चंपापुरी, और उस वन में राजा का नाम बताना होगा रोमपाद। हाथी पालकाव्य से बिछोड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उनकी दीर्घ काया कृशकाय हो गई और फिर पालकाव्य ऋषि वहां आए और उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की। कोपल, पराग, पत्ते इत्यादि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। सभी हाथी पुनः हृष्टपुष्ट हो गए। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृतांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांत वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामुंड राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है, यानी बहुत अधिक है, जिसको कि हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी ही, साथ ही स्थान भी रमणीक है, सुंदर है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहां खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र पृथ्वीराज को मिला। प्रश्न हमें याद करना है कि कौन सा शासक था जिसका पत्र पृथ्वीराज को मिला था, किसने भेजा था? तो लाहौर का शासक था चंद पुंडीर दाहिम। उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान किया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, यानी गोरी का प्रधान सेनापति, ये भी याद रखने लायक नाम है, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कितनी दूरी पर था, यानी 5 कोस की दूरी पर था। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गईं। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संभर सोलंकी, माधव राय, गरुई गोविंद, जय सिंह, चंद पुंडीर इत्यादि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। सुल्तान गोरी को
हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए। वह 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज की कैद में रहा। यानी सुल्तान पृथ्वीराज की कैद में, यानी गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए थे सुल्तान, और वो कैद में एक निश्चित समय रहे, और वो समय था 1 माह और 3 दिन। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की। दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहना उड़ाकर उसे उनके घर भेज दिया। यहीं रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है।